हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जेक बोर्ड का सेट 4 सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल सेट में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो दिशा निर्देश दिए गया ये सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग सभी सेट में पढ़ चुके हैं। तो सीधे हम लोग प्रश्न में आते हैं। प्रश्न से पहले उनका निर्देश दिया गया, इसमें बोला गया क्या, खंड का अपठित बोध। ठीक है, अपठित बोध में एक हम लोग को दिया गया है क्या बोला गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। तो हम इसका अभी रीडिंग करते हैं। ठीक है, रीडिंग करते हैं। इसमें बोला गया, देखो, मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर, किसका, अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है, उसके दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर, ठीक है, दूसरों की बुराइयों पर टिकती है। आत्मनिरीक्षण को भूलकर साधारण मानव जो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उसके मूल में उसकी ईर्ष्या की दहक दृश्यवृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरे की सहज उन्नति को मनुष्य अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता है। ठीक है, आगे बोला गया है, पचा नहीं पाता और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करके समय स्वस्थ और सद्वृत्तियों के लिए इतना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप बताया जाता है। हमारे शास्त्रों में निंदा को क्या बताया जाता है, पाप बताया जाता है, क्योंकि स्वयं को पहचानने के बताया जाता है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनतियों, अपने दुर्गुणों और दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं पहचानने की प्रक्रिया उसके लिए बहुत ही कष्टकारी है। ठीक है, जो भी यहाँ रीड किया हम लोग का, देखिए नीचे प्रश्न दिया गया, प्रश्न सबका हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न बोला गया है, मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। तो इसका सही उत्तर जगह का ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हम लोगों का जो हम लोग अभी पढ़े हैं पद्यांश का सबसे ऊपर लाइन में दिया गया था कि मनुष्य अपना जन्म बोझ के साथ आया है। कौन से, अहंकार के बोझ के साथ है। क्या होगा, अहंकार। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर में बोला गया, दूसरों के उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। स्वयं धनवान होने के कारण, स्वयं गुणी होने के कारण, अपने बड़प्पन के कारण, या फिर ईर्ष्याभाव के कारण। तो इसका सही उत्तर जगह आपका ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्याभाव के कारण। अगला प्रश्न हम लोग का बोला दिया गया है 3 नंबर, उसमें बोला गया है, स्वस्थ सदाचार नष्ट हो जाते हैं किसके कारण, ईर्ष्या के वश में होने पर, क्रोध के वश में होने पर, स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने पर, या फिर अनैतिक कार्य करने पर। तो अगर 3 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या के वश में होने पर। अगला प्रश्न 4 नंबर में बोला गया, किसे भूलकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है, अहंकार, आत्मनिरीक्षण, संतुष्टि, सुख। तो 4 का सही उत्तर जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, 4 का बी। अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर में बोला, उन्नति के विलोम शब्द क्या होता है, उन्नति क्या होता है, अवनति। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवनति। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 6 नंबर है। तो उससे पहले हम लोग को और एक निर्देश दिया गया है, हम लोग का पहला खत्म हो गया। इसमें बोला गया, प्रस्तुत पद्यांश को, उसमें क्या था, गद्यांश तो पद्यांश है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसको हम रीड करते हैं। नभ में उग लाइयो रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी। देखिए आप लोगों का जो भी यहाँ हिंदी में कुछ का स्पेलिंग गलत होता है, इसलिए आप लोगों को क्या पढ़ते हैं तो भी स्पेलिंग गलत हो जाता है। आप लोगों को बुक में सही दिया हुआ है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। उमड़ घुमड़ कर सभी बादल ये बरसे हैं, माँ कुटी धरती और फूलों पत्ती पौधे सब रस्ते हैं। जीवन में इसी तरह दुख घटनाओं का अंधेरा है, इसके पीछे शायद रंगों का घेरा है। ठीक है, आगे हम लोग का एक इसी आशा के तर्क पर दुख दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम रीड किए हैं। आगे इसके हम लोग का कुछ प्रश्न दिया गया 6 से 10 तक, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया, बादलों की तुलना किससे की गई, जीवन के सुख से, जीवन के संघर्ष से, जीवन के दुखों से, या फिर जीवन के पराजय से। तब का 6 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, जीवन के दुखों से। अगला प्रश्न 7 नंबर में बोला गया है, कवि के जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसे, आशीर्वादी, भाग्यवादी, या फिर निशावादी, या फिर कर्मवादी। ठीक है, तो 7 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आशावादी। क्या हो जाएगा, आशावादी। अगला प्रश्न हम लोग 8 नंबर में बोला गया, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है, जीवन का इंद्रधनुष कैसे, आशा निराशा से, खट्टे मीठे पलों से, अनंत संघर्षों से, या अभुक्त सभी। तो 8 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, आशा निराशा से। अगला प्रश्न 9 नंबर में लगा, आशा के विलोम शब्द, आशा का विलोम शब्द क्या, निराशा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निराशा, 9 का बी।
अगला प्रश्न हम लोग 10 नंबर में बोला गया है नभ का पर्यायवाची। नभ मतलब क्या था? बादल। तो बादल के यहाँ पे क्या हो जाएगा? धरती, पानी, हवा, आकाश। तो आपका 10 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकाश। देखिए आगे हम लोग की बोला गद्यांश से पद्यांश खत्म हो गया। अभी हम लोगों का खंड ख, उसमें बोला कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया क्या है? तो अकर्मक और सकर्मक हम नहीं समझते हैं। अकर्मक क्रिया होता है क्या? देखिए जिसके पास क्या बोल कर्म नहीं होता, ठीक है, वो खुद करता है। तो यहाँ पर इसे देखते हैं गाय घास खाती है, तो इसमें देखिए गाय किसको खा रही है? घास को खा रही है। रानी गाना गाती है, किसको गा रही है? गाना को गा रही है। राजू पत्र पढ़ता है, राजू किसको पढ़ रहा है? पत्र को पढ़ रहा है। लेकिन सी नंबर में क्या बोला? बच्चा रोता है। बच्चा खुद रो रहा है, किसी को तो रोता नहीं है। तो इसीलिए आपका 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा रोता है। अगला प्रश्न होगा 12 नंबर। 12 नंबर में बोला गया है जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो वो कौन से क्रिया होते हैं? तो 12 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न 13 नंबर में बोला गया कौन अरुण का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, अरुण का अनेकार्थी नहीं है। सूर्य, लाल, चंद्र, सिंदूर। तो आपका 13 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन वाला? चंद्र हो जाएगा। यहाँ देखिए अरुण, सूर्य, लाल, सिंदूर ये एक टाइप का लग रहा है, लेकिन चंद्र क्या अलग है, इसीलिए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र। अगला प्रश्न 14 नंबर में बोला गया जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, अविभाव समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो आपका 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविभाव समास। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर में बोला गया है विद्यालय विद्या के लिए आलय कौन सा समास है? तो 15 का सही उत्तर जाएगा आपका इसमें बी नंबर। बी नंबर में क्या बोला गया? तत्पुरुष समास। ठीक है, आपका आप समास वाला चैप्टर का पढ़ लीजिएगा, ग्रामर बुक से आपको ये वाला आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर में बोला गया है नीला है जो अंबर विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा? नीला है जो अंबर, नीलंबर, अंबर नीला, नीला और अंबर, या फिर नीला आकाश। तो 16 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलंबर। ठीक है, नीलंबर। अगला प्रश्न 17 नंबर में बोला गया रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? सरल, संयुक्त, मिश्र उपवाक्य। तो 17 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न हम लोग 18 नंबर में बोला समुच्चय बोधक अपव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से? क्रिया विशेषण और विशेषण, सरल और संयुक्त, समानाधिकरण और या फिर व्यक्तिकरण, या फिर विस्मयादिबोधक और संबोधन। तो आपका 18 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? समानाधिकरण और व्यक्तिकरण। अगला प्रश्न 19 नंबर में बोला गया है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ाया गया वाक्य में कौन सा भेद है? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ाया गया वाक्य का कौन सा भेद है? हम लोग वाक्य का भेद बताना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो 19 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न 20 नंबर में कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के कार्य की डेश होती है? प्रधानता, निरस्ता, सरलता या फिर उपयोगिता। तो 20 का सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानता। अगला में खंड में बोला पाठ्य पुस्तकम यानी प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो हम लोग जो दिया गया क्या गद्यांश, इसको हम लोग रीड करते हैं, इसको देखते हैं अभी हम लोग। क्या है? तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इसी अतिथि से प्रायः तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अंगुलियामा की करती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, आगे है और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। ठीक है, तो ये जो हम लोग का क्या था गद्यांश था, इसी के हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिया गया, उसको हम हल करते हैं 21 से 24 तक, यानी यहीं से पर हम लोग इसका आंसर मिल जाएगा। 21 में बोला गया प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या महादेवी वर्मा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नागार्जुन। अगला प्रश्न 22 नंबर में बोला गया है तंदुरुस्त का क्या अर्थ है? बिना दांत के, लंबे दांत के, ये टेढ़े मेढ़े दांत के, या फिर नए दांत के। तो 22 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का डी, नए दांत के, तंदुरुस्त मुस्कान। कोई बच्चा हंसता तो अच्छा लगता है, उसका वही है तंदुरुस्त मुस्कान। अगला प्रश्न 23 नंबर में बोला गया माँ बच्चे को क्या कराती रही है? काम, आराम, मधुमर्क या फिर संपर्क। तो 23 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मधुमर्क। ये आप लोगों का ये में गद्यांश में दिया गया है।
नीचे बोला गया कवि ने धन्य किसे कहा, दादा और दादी, माता और पुत्र को, या बच्चे और उसके दांत को, अपने आप और पत्नी को। तो 24 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोला माता और पुत्र को। ठीक है, माता और पुत्र को। अगला फिर हमका निर्देश दिया गया, देखिए अगला निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। बादल किस दिशा से आ रही है, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से, या फिर अज्ञात दिशा से। तो 25 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात दिशा से। अगला प्रश्न 26 में बोला गया कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। बादलों का सांस लेना, फागुन के हरियाली महसूस करना, वातावरण का सुगंधित और मादक हो जाना, फूलों के द्वारा घर घर प्रवेश करना। तो 26 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फागुन के हरियाली महसूस करना। अगला प्रश्न 27 नंबर, उसमें बोला गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ। 1878, 1863, 1906 और 1899। तो आपका 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कब हो जाएगा 1899। अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर, उसमें बोला गया है मर्यादा न लही के माध्यम से सूरदास की गोपियाँ कौन सी मर्यादा ना करने की बात कर रही, प्रेम की, घृणा की, जीवन की, मन की। तब 28 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की। ठीक है, प्रेम की हो जाएगी। अगला फिर उनका निर्देश दिया, इसमें बोला गया प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आगे है मुड़कर देखो तो अवाक रह गए एक बेहद बूढ़ा, ठीक है, मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, हाथ में एक छोटी सी क्या संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का टंगे बहुत से चश्मे लिए कभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। ठीक है, बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इसी बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे और कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब हवलदार साहब पूछना चाहते थे और उसे कैप्टन क्यों कहते थे, उसे पूछना चाहते थे क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बताया था कि अब वो उसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। ठीक है, आगे हम लोग देखिए जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग को 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। पान वाले के द्वारा पान खाना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, या पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। तो आपका 29 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। अगला प्रश्न 30 नंबर में बोला गया बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। हवलदार साहब, पान वाला, कैप्टन, मास्टर मोतीलाल। तब इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर में बोला कैप्टन का क्या नाम था। काश्तकारी, बागवानी, फेरी, कृषि। तो आपका 31 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जगह फेरी। अगला प्रश्न 32 में बोला गया हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे। पान वाले के बारे में, कस्बे के बारे में, मोतीलाल मास्टर के बारे में, कैप्टन के बारे में। तो पान वाले यहाँ किसके बारे में जानना चाहते थे, ये कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला फिर उनका निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी 33 नंबर से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सीधे आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का पहला प्रश्न बोला गया लेखक बालगोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, व्यवहार पर। तब का 33 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, मधुर गान पर। अगला प्रश्न 34 नंबर में बोला गया बालगोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं। रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। तो 34 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, धान की रोपाई को। अगला प्रश्न 35 नंबर में बोला गया बालगोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा। जादू, समय की बर्बादी, नीरस, धुन। तो 35 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जादू। अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर में बोला गया बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियाँ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियाँ शुरू करते हैं। आषाढ़ में, भादों में, सावन में, कार्तिक में। तब का 36 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक में। अगला फिर उनका निर्देश दिया गया प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, इसका हम रीडिंग करते हैं। बोला गया जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपट आने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते हैं, पर वह हमारे सिर में तेल पोतकर हमें उठाकर ही छोड़ते हैं। ठीक है, उपटाकर ही छोड़ते। ठीक है, फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी के गोद में सिसकते बाहर आते थे। तो इसी से रिलेटेड हम लोग का फिर आगे प्रश्न बोला गया 37 नंबर उसमें प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है। शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्रा, रुद्र, अजय। तब का 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न 38 नंबर में बोला गया लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी। नाभि और लीलर में, आँखों और माथे पर, हथेली और पैरों में। नाभि और हथेली में। तो क्या नाभि और हथेली में या पैरों में या फिर आँख में क्या या फिर माथा में से काजल लगाता है। कहाँ पे लगाता है, नाभि और लीलर में बोला गया था ना। फिर आपका 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभि और लीलार में। अगला प्रश्न 39 नंबर बोला गया माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी। रिबन, रस्सी, पगड़ी या फिर फूलदार लट्टू। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूलदार लट्टू। हम लोग अगला प्रश्न 40 नंबर आखिरी क्वेश्चन इसमें बोला गया लेखक किसकी गोद में सिरकते बाहर निकलते थे। माता की गोद, बाबूजी की गोद, दादाजी की गोद या फिर नौकर की गोद। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 40 का बी, बाबूजी की गोद। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का सेट 4 भी ख़त्म हो चुका है। तो कुछ देर बाद आप लोगों का या फिर कल आप लोगों का सेट 5 भी आ जाएगा हिंदी का। तो संस्कृत और हिंदी का सेट ख़त्म हो गया और कोशिश करना है कि बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोगों का सेट कंप्लीट करने का। अगर कोई आप लोग इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को देखना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह नया अपडेट मिलते रहे। और जेक बोर्ड के से जो भी अपडेट आए आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।